मॉर्निंग स्टूडेंट, सृष्टि के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अभी सिविक्स में थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे सिविक्स में ही, जाति धर्म और लैंगिक मसले। उसके अंतर्गत दो टॉपिक पढ़ेंगे आप, लैंगिक मसले राजनीति और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का विभाजन। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से सामाजिक विभाजन है, लोगों को जो संविधान को जानने वाले हैं या कह सकते हैं समाज सुधारक है, या मैं स्वयं हूँ, ऐसा लगता था कि जो सामाजिक विभाजन है विभिन्न जातियों का, धर्म का, लोगों का, वो समाज में, देश में बिखराव और बंटवारे को जन्म देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि ये लोकतंत्र का एक पार्ट है। संविधान, सामाजिक विभाजन, लिंग भेद और सारी चीज़ें लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और कभी कभी ये लाभ भी देता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और जो हम लोग को आज पढ़ना, मैंने बताया टॉपिक आपको, जाति धर्म और क्या है, लैंगिक मसले। देखिए, जो स्त्री पुरुष का लैंगिक मसला है, ये किसी जैविक संरचना या स्त्री पुरुष का जो जन्म पर आधारित है वो नहीं है। ये है आपका रूढ़िवादी विचार। आपके रूढ़िवादी विचारों ने ही इसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। रूढ़िवादी कैसे? जैसे जब भी घर में कोई भी कार्य होता है, अगर बाहर का कार्य है तो ये 100% माना जाता है कि वह कार्य पुरुष ही करेगा, और घर का काम है तो घर में ऐसे पहले से ही मानसिकता बनी हुई है कि वह कार्य महिलाएं करें। जैसे भोजन बनाना, कपड़े धुलना, घर की साफ सफाई करना, घर गांव में है तो थोड़ा बहुत गाय भैंस को भी चारा देना और सारे काम करना, अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करना, ये सारे किसका काम है? महिला। ये सारे काम महिलाएं करती हैं। या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि पुरुष की अपेक्षा कभी भी महिलाएं कम काम नहीं करती। भारत में तो सर्वे भी हुआ है, सर्वे में यही बताया कि महिलाएं जो हैं पुरुष से 1-1.5 घंटे काम ज़्यादा करती हैं। एक अनुमान है सर्वे के हिसाब से, दिन भर में एक पुरुष करीब 6.5 घंटे काम करता है, और जबकि एक महिला जो होती है वो 7.5 घंटे काम करती है। फर्क कहाँ है? या मुझे लगता है जो रूढ़िवादी जो सोच है, तो विचारधारा, वो विचारधारा अभी भी यही है कि महिलाएं का जो काम है वो ज़्यादातर क्या है, बिना पे के है, यानी उनके द्वारा किए गए कार्य का कोई मूल्य नहीं मिलता, जबकि पुरुष द्वारा किए गए कार्यों का क्या है, मूल्य मिलता है। इसलिए इनके द्वारा किए गए कार्यों को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़े हम लोग लैंगिक मसले और राजनीति। मैंने बताया अभी इसी में, उसी टॉपिक में जोड़ के मैं बता रहा हूँ कि जो लैंगिक मसले हैं वो क्या है, स्त्री पुरुष के जैविक अंतर की बात नहीं है। क्या अंतर की बात है? वो है रूढ़िवादी सोच। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति की दृष्टि से भी देखा जाए तो राजनीति में इनके लैंगिक मसले को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जैसे आप अभी आगे हम लोग बहुत जानेंगे, और इसी में आप लोग को बता दूं, क्योंकि जो सामाजिक कार्य का क्षेत्र है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं को उतनी भागीदारी
नहीं मिली है जितने की आपके पुरुषों को मिली। उदाहरण जैसे हमारे यहाँ जो शासन का कार्य है उत्तरी स्तर पे 3 स्तर पे है। कौन कौन से? सिंपली जान लीजिए, केंद्र स्तर पे है, केंद्र स्तर होता है, केंद्र के स्तर पे होता है। दूसरा राज्य स्तर, और तीसरा स्थानीय स्तर पर। हमारे यहाँ अभी तक महिलाओं को जो आरक्षण है या उनके लिए कुछ सीटें बच्चों रिजर्व की गई है वो नीचे जो तीसरे स्थान जैसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, महापालिका, नगर निगम कहते हैं। राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ना अधिकार मिले हैं और ना उनकी आरक्षण। लेकिन अगर बात करें यूरोप में कई देश हैं, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, इंग्लैंड है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का विभाजन। देखिए इसी में एक टॉपिक है श्रम का विभाजन। इसी में का एक टॉपिक है श्रम का विभाजन। देखिए बच्चों, हम लोगों का जो मानसिक सोच है, जो लोगों की विचारधारा है, वो अभी भी पुरुष प्रधान समाज की है। जैसे ही बच्चा बच्ची किसी परिवार में जन्म लेता है तो शुरू से ही उसको उसी माहौल में रखना है। एक लड़का है तो इसको ये काम करना है, बाहर का काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना बनेगा। बच्ची है तो उसे घर का काम करेगी, सिलाई कढ़ाई करेगी और सारा काम करेगी। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। घर में आपकी माँ है तो खाना बनाएगी, आप कपड़े धुलेगी, अपने आपके दादा दादी की सेवा करेगी। मैंने बताया गाँव में अगर जानवर वगैरह है, थोड़ा बहुत खेत बाड़ी भी है तो वो सारे काम आपकी माता बहनें जो भी हैं वो सब काम करेंगे। यानी जो घर के अंदर का काम है, जो घर के अंदर का कार्य जो कौन करेगा, वो सारे कार्य महिला करेगी। यानी आपकी माता, आपकी भाभी, आपकी बहन जो भी हो। और मैंने बताया जैसे और बाहर का काम होगा वो कौन करेगा? पुरुष करेगा। क्योंकि पुरुषों को ऐसा लगता है कि जो बाहर का काम है वो महिला उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी जितने कि पुरुष करते हैं। अब मैंने बताया कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों से काम कतई कहीं कम नहीं करती हैं, बल्कि ज़्यादा ही करती हैं कि 2 घंटे जो भी। लेकिन पुरुषों को उनके कार्यों को महत्व इसलिए दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पुरुषों के जो ज़्यादातर कार्य होते हैं उन कार्यों का उन्हें भुगतान मिलता है, जबकि महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य का भुगतान नहीं मिलता है। शायद इसीलिए महिलाओं के किए गए कार्यों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। आपने ऐसा देखा होगा कि ज़्यादातर होटल, स्कूल, अध्यापक, प्रबंधक, इन सभी चीज़ों के जो कार्य हैं वो पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। महिलाओं को घर के कार्य दिए जाते हैं, जबकि यदि महिला ग्रामीण है तो वो घर के साथ साथ कुछ बाहर का काम करेगी। गरीब परिवार से है तो खेतों में काम करेगी, खाने बनाने के लिए जलावन लकड़ी इकट्ठा करेगी,
उसके पास जानवर वगैरह हैं तो उनके लिए चारे और उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगी। शहर में है अगर मध्यम परिवार या गरीब परिवार से कोई महिला है तो वह घर का काम करने के साथ साथ आपका घरों में पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा तो घरों में किसी की दूसरे घरों में नौकरानी या आया का काम करेगी और उसे कुछ पैसे मिलेंगे। और बात आगे बढ़ती है और यदि महिला आजकल धीरे धीरे अब महिलाओं को कुछ कंपनियों में, विद्यालयों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में अन्य जगह भी काम करते देखा गया है, काम कर रही हैं महिलाएं, लेकिन अभी भी उनको पुरुषों की अपेक्षा वेतन और वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। श्रम के विभाजन के जैसे मैं बताया रहा हूँ, श्रम के विभाजन की बात करें तो महिलाओं का जो वर्ग है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, मैंने भी बताया था उनको घर के अंदर ही रहता है, घर के चार दीवारी के अंदर ही उनका सारा कार्य रहता है। घर के अंदर उनको खाना बनाना, कपड़े धुलना और सारी चीज़ें करनी होती हैं, जबकि पुरुषों को बाहर का कार्य करना होता है और बाहर के कार्य के लिए उन्हें क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है। अगर राजनीति की बात करें तो भारत में पुरुषों की अपेक्षा जो उनको प्रतिनिधित्व चाहिए, जो उनको मुकाम चाहिए वो भी नहीं मिला है। मैंने बताया है अभी आपको कि भारत में केवल स्थानीय स्तर पर, कौन सा फिर से बता दे रहा हूं, केवल स्थानीय स्तर पर महिलाओं को केवल स्थानीय स्तर पर यानी ग्राम पंचायतों में जैसे प्रधान का चुनाव होता है, नगर पालिका में चेयरमैन का चुनाव होता है, इन्हीं क्षेत्रों में महिलाओं को आपका आरक्षण 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 आपको क्या मिला है, आरक्षण मिला है। लेकिन हमारा जो शासन है वो त्रिस्तरीय है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर। तो अभी भी भारत में राजनीतिक या सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा जो अधिकार है वो कम है। शुरू में भारत क्या पूरे विश्व में जो था महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बहुत से देश हैं, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। अपने इस राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत से महिला और सार्वजनिक संगठनों ने युद्ध स्तर पर आंदोलन किए। बहुत से देशों में महिलाओं को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्ति हुआ। महिलाओं द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को नारीवाद का आंदोलन कहा गया और महिलाओं को कुछ अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार, संसद के सदस्यों के रूप में कुछ महिलाओं को चुनने का अधिकार, ये सारी चीजें महिलाओं को मिलने लगा। मैंने बताया कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, बहुत से सारे ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को आपके पुरुषों की अपेक्षा या पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो साक्षरता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।